हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि हम अपने चैनल पर घटना चक्र की जो दृष्टि है समसामयिकी वार्षिकी, ठीक है, इसका हम क्विक रिवीजन करा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, अपने इस घटना चक्र की दृष्टि से यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अगर फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल A1 स्टडी सर्किल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाऊं बैक टू बैक आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा बातें ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम भी हम अपने पास कम है। तो फ्रेंड, जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए आप लोग। और ये है हमारा अगला टॉपिक, हुरून ग्लोबल 500 सूची 2021। इसके पहले का वीडियो फ्रेंड आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे, है शायद 21 या 22 उसका नंबरिंग होगी। तो पार्ट वाइज में हम बना रहे हैं, जिससे आपको भी पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। तो जल्दी से आप जाइएगा, उसको भी देख लीजिएगा, और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। हुरून, अब ये हुरून ग्लोबल 500 सूची 2021। देखिए, ये जो ग्लोबल सूची होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड जो सूची बनाई जाती है, 20 अगस्त 2021 को हुरून अनुसंधान संस्थान, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, यानी हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा हुरून ग्लोबल 500 सूची जारी की गई, ठीक है। हुरून ग्लोबल 500 इसकी सूची जारी की गई, ठीक है। किसके द्वारा? हुरून अनुसंधान संस्थान के द्वारा। ये आप याद रखिएगा, ठीक है, 20 अगस्त 2021 को, ठीक। ये 2-3 चीज़ें। हुरून ग्लोबल 500 विश्व की 500 सबसे मूल्यवान गैर राज्य नियंत्रित कंपनियों की सूची है। 500 सबसे मूल्यवान, ठीक है, गैर राज्य नियंत्रित यानी कि प्राइवेट, ठीक है। हुरून ग्लोबल 500 के तहत सूचीबद्ध कंपनियों को उनके बाजार पूंजीकरण यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर, जबकि गैर सूचीबद्ध कंपनियों को उनके मूल्य यानी वैल्यूएशन के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है, ठीक है। हुरून ग्लोबल 500 के तहत सूचीबद्ध जो कंपनियां होती हैं उनको उनकी बाजार पूंजीकरण, ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, जितने कि उनका बाजार पूंजीकरण कितना है, शेयर वैल्यू क्या है, उसके आधार पर। जबकि गैर सूचीबद्ध जो कंपनियां होती हैं, जो कोई भी उसमें शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं होती, जैसे BSE हो या NSE हो, ठीक है, इसमें लिस्टेड नहीं होती हैं, तो उनको उनके वैल्यूएशन यानी मूल्य के आधार पर इनको रैंकिंग दी जाती है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, ये हो गया इसके बारे में थोड़ा इंट्रो। और अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ज़रा सा आप देख लीजिए जल्दी से एक बार ससरी नज़र से। तो यह है इम्पॉर्टेंट फैक्ट, यानी कि आपको याद रखने वाले। हुरून ग्लोबल 500 सूची के अनुसार अमेरिकी कंपनी एप्पल, ठीक है, अमेरिकी कंपनी एप्पल जो है विश्व की सबसे सर्वाधिक मूल्यवान कंपनी है, ठीक है। इस सूची में एप्पल को फर्स्ट रैंक दिया गया, ठीक है, जिसका मूल्य 2.443, ठीक है, कितना, जिसका मूल्य कितना है, 2.443, ठीक है, 443 ट्रिलियन डॉलर है। इतना तो किसी देश की एक GDP होती है। अपने देश की GDP भी लगभग इतना ही है, 2.4 समथिंग, ठीक है। 12 निजी भारतीय कंपनियों ने विश्व की 500 सबसे मूल्यवान निजी कंपनियों की सूची में जगह बनाई है, ठीक है। विश्व के 500, भारत की 12 ऐसी प्राइवेट कंपनियां हैं जो कि विश्व की 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में अपनी जगह बनाई है, ठीक है। हुरून ग्लोबल 500 सूची में शामिल कंपनियों की संख्या की दृष्टि से भारत जो है विश्व में 9वें स्थान पर है, ठीक है। भारत जो विश्व में है वो 9वें स्थान पर है। तो चलिए फ्रेंड, अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। 9वें स्थान पर है हुरून ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात कर लेते हैं, ठीक है। सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है 188 बिलियन डॉलर, अपने इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। 188 बिलियन डॉलर के साथ 57th पोजीशन यानी 57वें स्थान पर काबिज है, जो भारतीय कंपनियों में शीर्ष पर है। सॉरी फ्रेंड, जो भारतीय कंपनियों में शीर्ष पर है, ठीक है। यानी कि हुरून ग्लोबल में 500 रैंकिंग पे है, जबकि भारतीय कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्री 188 बिलियन डॉलर, ठीक है, इसके साथ पूंजी के साथ ये भारतीय कंपनियों में सबसे टॉप पर है, ठीक है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है उसका पोजीशन देख लेते हैं। उसकी हुरून ग्लोबल 500 सूची में 75वां स्थान है, जबकि भारत की यह दूसरी और तथा HDFC बैंक तीसरी और सर्वाधिक मूल्य वाली कंपनियां हैं, ठीक है। तो ये हो गई भारत की मूल्यवान वाली कंपनियों की बात, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, अभी नीचे बॉक्स है उसको देख लेते हैं, जो वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया है, ठीक है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो
क्या है ये बॉक्स देख लेते हैं एक बार। हुरुन ग्लोबल 500, एक मिनट थोड़ा सा इसको ना जूम कर लें। हाँ, हुरुन ग्लोबल 500 सूची, ठीक है। तो देख लीजिए, फर्स्ट रैंक पे एप्पल है। इसकी मूल्य कितना है इसका, 2.443, ठीक है। और ये US बिलियन डॉलर, ठीक है। और इसमें बढ़ोतरी हुई है 15% की बढ़ोतरी या कमी, जो दोनों ऑब्लिक लगा है, ठीक है। तो मुख्यालय इसका है क्यूपर्टिनो। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, क्यूपर्टिनो में है ये, ठीक है। अब दिख रहा होगा आपको। और इसके CEO कौन है, टिम कुक, ठीक है। टिम कुक इसके CEO हैं, ये इम्पोर्टेंट है। एप्पल के CEO करंट में कौन है, टिम कुक हैं, ठीक है। यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी से बोलते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे है माइक्रोसॉफ्ट दूसरे नंबर पे है। इसका कितना है मूल्य, 2114 या 2.144, ठीक है, US बिलियन डॉलर, यानी 2114 बिलियन डॉलर है, अमेरिकी डॉलर, ठीक है, इसका अब माइक्रोसॉफ्ट का। और इसकी में बढ़ोतरी कितनी हुई, 29% की, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, रेडमंड, ये भी USA में है। और ये क्यूपर्टिनो में है सॉरी। हाँ, सत्या नडेला इसके क्या हैं, CEO, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपकी है अमेजॉन, ठीक है। अमेजॉन कंपनी, इसका मूल्य कितना है, 1.802, ठीक है, 1802 बिलियन डॉलर, अमेरिकी बिलियन डॉलर है, ठीक है। और इसमें बढ़ोतरी कितनी हुई, 12% की, ठीक। सिएटल में इसका मुख्यालय है, ठीक, ये भी USA में पड़ता है। और इसके CEO, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, जेफ बेजोस, ठीक है, जो टकले से हैं वही हैं, ठीक है। अब जानते ही होंगे। अब उसके बाद अगला देख लेते हैं क्या है। अगली कंपनी का नाम है, अमेजॉन हो गया, अल्फ़ाबेट। अगली कंपनी का नाम है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का कितना बाज़ार पूंजीकरण कितना है, 1735 अमेरिकी डॉलर, मतलब बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। और इसमें कितने % की बढ़ोतरी हुई है, 42% की। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, माउंट व्यू, ये भी USA में है, माउंटेन व्यू, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट, ये सुंदर पिचाई इसके वो हैं, अच्छा, ठीक है, सुंदर पिचाई, माउंट अल्फ़ाबेट इसका नाम दिया है, हालांकि गूगल के हैं सुंदर पिचाई, ठीक है। और नंबर 5 पे है फेसबुक। सॉरी फ्रेंड, थोड़ी तबीयत सही नहीं चल रही। तो देखिए फ्रेंड, तबीयत सही नहीं चल रही, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आपका क्विक रिविज़न पूरा कंप्लीट करा दें। तो चलिए फ्रेंड, अब इसको आगे देखते हैं। 5वें नंबर पे है फेसबुक के कितना है इसका बाज़ार पूंजीकरण मूल्य, 967 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है, 967 बिलियन, ठीक है, अमेरिकी डॉलर है, US डॉलर है। और इसका कितने % की बढ़ोतरी हुई फेसबुक की, 19। इसका मुख्यालय कहाँ है, मेनलो पार्क, USA में है, ठीक है, मेनलो पार्क। और ये भी इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग। ये तो आप जानते ही होंगे, सबके मोबाइल में होगा, आप सब फेसबुक से तो परिचय होंगे ही होंगे, भले ही और कोई से परिचय उतना हो या ना हो। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला हम टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा क्या है, जल्दी से एक बार इसे देख लेते हैं फटाफट। भारत द्वारा किगाली संशोधन अनुसमर्थन, ठीक है, कि भारत द्वारा किगाली संशोधन का अनुसमर्थन। ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, यानी द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन द सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर, एक ऐतिहासिक बहुपक्षीय पर्यावरणीय संधि है जो ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों, यानी कि ओजोन डिप्लीशन लेयर सब्सटेंस के रूप में, यानी ODS के रूप में, यानी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों, इसको शॉर्ट में ODS लिखते हैं, ठीक है, के रूप में संदर्भित लगभग 100 मानव निर्मित रसायनों के उत्पादन एवं उपभोग को विनियमित करती है, ठीक है। अब तक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 6 बार संशोधन किया जा चुका है, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 6 बार संशोधन किया जा चुका है। नवीनतम संशोधन किगाली संशोधन है, ठीक, ये जान लीजिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन हुआ है ये। हाँ, ये कौन है, भारत द्वारा किगाली संशोधन का अनुसमर्थन भारत ने कर दिया उसका, ठीक।
बस ये इतना जानिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो संशोधन हुआ है वही है किगाली संशोधन, ठीक है। और उसमें अब तक 6 बार संशोधन किया जा चुका है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए लाया गया था? ओडीएस के कंटेक्स्ट में, यानी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के कंटेक्स्ट में। बस 3 पॉइंट है, याद रखिए, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। यह है आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट। 15 अक्टूबर 2016 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकार देशों ने, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकार देशों ने किगाली संशोधन को अंगीकृत कर लिया। पक्षकार देशों ने, किगाली ये रवांडा में पड़ता है, आयोजित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की 28वीं बैठक में 170 से अधिक देशों के मध्य इस प्रोटोकॉल में संशोधन पर सहमति बनी थी, अतः इसे किगाली संशोधन नाम दिया गया, ठीक है। किगाली संशोधन का उद्देश्य विश्व भर में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, के उत्पादन एवं उपभोग में चरणबद्ध रूप से कटौती करना है, ठीक है। इसका यह उद्देश्य है, ठीक, किगाली संशोधन का, ठीक। NaHFCs हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। 1 जनवरी 2019 को किगाली संशोधन प्रभावी हो गया। 1 जनवरी 2019 से किगाली संशोधन जो प्रभावी हो गया, ठीक है। अब 18 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत द्वारा किगाली संशोधन के अनुसमर्थन रेक्टिफिकेशन को मंजूरी प्रदान कर दी, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है इसमें, ठीक है। उल्लेखनीय है कि भारत 19 जून 1992 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पक्षकार बन गया था और तब से इसने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के सभी संशोधनों का अनुसमर्थन ही किया है, ठीक है। यानी कि 1992 में ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पक्षकार बन गया था, पक्षकार देश, ठीक है। और उसने जितने भी उसमें संशोधन हुआ उसका वो अनुसमर्थन भारत करता रहा है, ठीक है, 92 से। भारतवर्ष 2032 से भारतवर्ष ने 2032 से 4 चरणों में HFCs यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में चरणबद्ध रूप से कटौती के कार्य को पूरा करेगा, यानी 2032 से। अभी 2000 कब चल रहा है? 2022 चल रहा है, यानी 10 साल बाद से HFCs में अपने यहाँ कुछ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैस का जो उत्सर्जन होता है इसमें वो कटौती करेगा, जिससे कि हमारी ओजोन परत के क्षरण में को न्यूनतम किया जा सके, ठीक है। ये चक्कर है। अब देखिए अगले पार्ट में चलते हैं फ्रेंड, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। 2032 में 10%, 2032 में गलत मार्किंग हो गया, 2032 में वो 10% का करेगा और वर्ष 2037 तक 20% ले जाएगा और वर्ष 2042 तक अपना भारत देश 30% तक पहुंच जाएगा और 2047 तक ये 85% तक की संचय कटौती यानी क्यूमुलेटिव रिडक्शन करने का प्रस्तावित है। ये अपने इंडिया ने इस बात को किगाली संशोधन जो उसके मंच पे रखा था, ठीक है। तो अब ये दूरगामी मतलब एक वो है हमारे देश की योजना। अब देखते हैं यहाँ इसमें कितना सभी देश और इंडिया अपना खुद क्या हमारा देश कितना सक्षम मतलब कर पाता है, ठीक है। क्योंकि जिस हिसाब से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो पर्यावरण को क्षरण कर रही हैं, तो इससे हमारे प्रकृति का वातावरण जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता जा रहा है और जिससे मानव के लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है इन फ्यूचर। तो चलो जल्दी से फ्रेंड अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम, वैश्विक युवा विकास सूचकांक। अब टाइम कम है इसलिए हम ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकते हैं, अपने टॉपिक पे रहते हैं, ठीक है। वैश्विक युवा विकास सूचकांक देख लेते हैं जल्दी से, वो क्या है वैश्विक युवा, ये भी इम्पोर्टेंट है, सॉरी ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2022। तो क्या है इसको देख लेते हैं एक बार जल्दी से। वैश्विक युवा विकास सूचकांक YDI अनुसंधानकर्ताओं, नीति निर्माताओं एवं नागरिक समाज हेतु एक ऐसा साधन है जिससे युवा विकास से संबद्ध सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs, जिनको शॉर्ट में बोलते हैं SDG, सतत विकास लक्ष्यों, ठीक है, की प्राप्ति की दिशा में हो रही प्रगति को मापा जा सकता है, ठीक है। यानी कि कितनी सतत विकास लक्ष्यों को कितनी हम प्राप्त कर रहे हैं, यानी उनको नापने की एक साधन है, ठीक है। ये सूचकांक जो निकाला जाता है वैश्विक युवा विकास सूचकांक, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा 25 से 29 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को युवा यानी यूथ के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। राष्ट्रमंडल का जो सचिवालय है उसके द्वारा 15 वर्ष से लेके 29 वर्ष तक की आयु जिन्होंने पूरी कर ली है वो सभी
लोगों को वो युवा की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है, यूथ के रूप में परिभाषित करते हैं, ठीक। तो चलिए ठीक, अच्छी बात है भाई, सब लोग युवा हैं, आप हम सभी लोग। तो अब युवा लोग, अब आगे चलिए देखते हैं आगे क्या करते हैं। ये इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है फ्रेंड, जल्दी से उसको देख लेते हैं। थोड़ी सी हम जूम कर दिए हैं। हाँ, 9 अगस्त 2021 को लंदन स्थित राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा 181 देशों के युवा विकास की त्रैवार्षिक, है ना, 9 अगस्त 2021 को लंदन में स्थित राष्ट्रमंडल का सचिवालय कहाँ पे है, लंदन में, ठीक है। 181 देशों के युवा विकास की 3 वार्षिक, त्रैवार्षिक यानी कि 1/3 वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 जारी की गई, ठीक है। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में 181 देशों से को शामिल किया गया, जिसमें राष्ट्रमंडल के 54 देश हैं, हाँ, में से 48 देश शामिल थे, ठीक है। यह सूचकांक युवा विकास के 6 सेक्टर्स पर आधारित है, यानी 6 क्षेत्रों पर आधारित है, यानी 6 सेक्टर इसको बोलिए, दोनों 6 हो जाएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा गाज हो जाएगा, ठीक। जो इस प्रकार है, कौन कौन सा है, जो 6 सेक्टर हैं। पहला सेक्टर क्या है, स्वास्थ्य एवं कल्याण, ठीक है। दूसरा सेक्टर है शिक्षा यानी एजुकेशन। तीसरा है एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार एवं अवसर, ठीक है। चौथा सेक्टर है पॉलिटिक्स यानी राजनीतिक एवं नागरिक भागीदारी, ठीक है। और पांचवा है समानता एवं समावेशन, ठीक है। और छठवां सेक्टर है शांति और सुरक्षा। तो ये 6 सेक्टर जो हैं, इनके बेस पर किसी देश के युवाओं की रैंकिंग निकाली गई है, ठीक है। तो चलिए अब इसमें आगे देखते हैं और क्या क्या है इस रैंकिंग में, ठीक है। सिंगापुर जो देश है, सिंगापुर को 0.875, ये भी राष्ट्रमंडल का एक सदस्य देश है, ठीक है, को पहली बार इस सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। पहली बार सिंगापुर को इस सूचकांक में फर्स्ट रैंक मिली है, ठीक है, सिंगापुर को। सिंगापुर एक कंट्री है सॉरी फ्रेंड, थोड़ी तबीयत सही नहीं है। सिंगापुर एक कंट्री है या एक शहर का लो, बहुत बड़ा डेवलप है, ठीक है, दक्षिण एशिया में अपने। और चाड एक कंट्री है जिसने 0.39 स्कोर के साथ युवा विकास का स्तर सबसे न्यूनतम है, यानी सबसे ज़्यादा मतलब सबसे अच्छा स्कोर किसने किया, सिंगापुर ने, ठीक है। और सबसे न्यूनतम से सबसे ख़राब प्रदर्शन किस देश का रहा है, चाड का। इसका कितना है, इस सूचकांक में ये अंतिम स्थान पर रहा। तो आपको 2 चीज़ याद रखना होगा, सबसे प्रथम पोजीशन पे कौन है, सिंगापुर है, और सूचकांक में प्रथम पोजीशन, और इस सूचकांक में लास्ट पोजीशन पे कौन है, 4 देश। चलिए ठीक है। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में अपने इंडिया की देख लेते हैं पोजीशन। तीसरा आपको ये याद रखना है, भारत 122वें स्थान पर है, ठीक है। ये भारत के कंटेक्स्ट में याद रखिएगा कि भारत का स्थान कौन सा है, 122, 122, ठीक है। और इसका स्कोर कितना, 626, ठीक है, ये याद रहेगा आपको, ठीक है। भारत मध्यम युवा विकास वाले देशों की श्रेणी में आता है, ठीक है, मध्यम युवा विकास, ठीक। और अब इसमें और आगे देख लेते हैं जो बॉक्स दिया है, क्योंकि बॉक्स में दी हुई चीज़ें इंपॉर्टेंट है, रैंकिंग वगैरह होगी, ठीक है। तो चलिए बॉक्स को देख लेते हैं। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020, शीर्ष 10 देश। नंबर 1 पर सिंगापुर आप देख ही रहे हैं, नंबर 2 पर स्लोवेनिया, नंबर 3 पर नॉर्वे, नंबर 4 पर माल्टा, नंबर 5 पर डेनमार्क, नंबर 6 पर स्वीडन, नंबर 7 पे है स्विट्ज़रलैंड, नंबर 8 पे नीदरलैंड, नंबर 9 पे आयरलैंड, नंबर 10 पे लग्जमबर्ग, नंबर 10 पे संयुक्त रूप से, दोनों के स्कोर एक ही है, 0.85, इसलिए लग्जमबर्ग और पुर्तगाल को संयुक्त रूप से नंबर 10 रैंक दे दी गई है, ठीक है। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 ब्रिक्स देशों की रैंकिंग में देख लीजिए एक बार जल्दी से। ब्रिक्स देशों की रैंकिंग में ब्राज़ील को 116वीं रैंक मिली है, ठीक है, 0.637 स्कोर के साथ। और 82वीं रैंकिंग मिली है रशिया को 0.709 के साथ। 122वीं रैंकिंग मिली है अपने इंडिया को, ठीक है, अपने इंडिया कंट्री को 122वीं रैंकिंग मिली है। तो ब्रिक्स देशों में ये याद रखिएगा, सिर्फ 0.626 के कंटेक्स्ट में, ठीक है। और 62वीं रैंकिंग मिली है कौन से देश को, चाइना को। चाइना को कितना मिला, 0.745, ठीक है। और 131वीं रैंक मिली है किसको, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका को, 0.608, ठीक है। तो इंडिया के कंटेस्ट में 122वीं रैंकिंग जो है वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020, ये आपको याद रख लेना है, कहीं नोट डाउन कर लीजिए। और सबसे ज़्यादा रैंक इस रैंकिंग में विकास इस सूचकांक के जो रैंकिंग हुई है इसमें सबसे टॉप पे कौन है, सिंगापुर है, सबसे लास्ट कौन है, चाड, ठीक है, अंतिम। बस अब इसमें ज़्यादा आपको नहीं नोट करना है, क्योंकि बस
छोटा छोटा चीज़ें आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ओके फ्रेंड, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, उसमें क्या है। ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से एक बार इसको भी देख लेते हैं। लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना क्या है। 11 जुलाई 2021 को काठमांडू नेपाल में भारत के सतलज जल विद्युत निगम यानी SJVN लिमिटेड और नेपाल 11 जुलाई 2021 को काठमांडू में, ठीक है, नेपाल निवेश बोर्ड IBN के मध्य लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना, ठीक है, यानी कि क्या है, लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट LAHEP लेहेप जिसे बोलते हैं शॉर्ट पर, ठीक है, के विकास हेतु एक समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। समझौता ज्ञापन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको शॉर्ट में MOU, हर जगह न्यूज़ में आपको MOU सुनने को मिलता होगा, तो यही होता है MOU का पूरा नाम, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, पर हस्ताक्षर किया गया। इस परियोजना की क्षमता 679 मेगावाट है। यह परियोजना नेपाल के साखू वासमा और भोजपुर, ठीक है, जिलों में स्थित है। साखू वासमा और भोजपुर ये 2 जिलों के बीच में स्थित है, ठीक है। लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना ये पूछ सकता है, ठीक है। पड़ोसी देश की बात है, नेपाल अपना पड़ोसी है ही। तो इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट और क्या क्या है फ्रेंड, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं एक नज़र। LAHP यानी लेहेप अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का डाउन स्ट्रीम विस्तार है, ठीक है। इस परियोजना में कोई जलाशय या बांध नहीं होगा, ठीक है। यह परियोजना 900 मेगावाट क्षमता वाली अरुण 3 HEP है। अरुण 3 HEP जो है, अरुण 3 HEP की जलधारा पर विकसित होगी, ठीक है। अरुण 3 HEP की जलधारा, इस परियोजना का पूर्ण होने पर प्रतिवर्ष 2970 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन होगा, ठीक है। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के बाद SJVN को नेपाल में प्राप्त होने वाली यह दूसरी परियोजना है, ठीक है। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना नेपाल में निर्मित SJVN अरुण 3 पावर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड यानी SAPDC द्वारा संचालित की जा रही है, ठीक है। मई 2018 में अरुण 3 परियोजना की आधारशिला रखी गई थी 2018 में, ठीक है। और ये नेपाल में भारत द्वारा किया गया सबसे बड़ा निवेश, यानी कि लगभग 7,000 करोड़ रुपए का निवेश भी होगा, ठीक है, अरुण 3 परियोजना, ठीक। तो साथ ही ये नेपाल में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना भी है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड इसके बारे में जितना इंपॉर्टेंट था हमने आपको सब बता दिया और जितना इसमें लिखा था वो सब बता दिया। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, ठीक है। अब हमारा वैश्विक शांति सूचकांक हमारा अगला टॉपिक है, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। तो फ्रेंड जल्दी से चलिए, वैश्विक शांति सूचकांक क्या है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेना, आपको दिखने में आसानी होगी। हाँ, ये वैश्विक शांति सूचकांक 2021, चलिए 17 जून 2021 को सिडनी यानी ऑस्ट्रेलिया में स्थित विश्व के एक अग्रणी विकास मंच यानी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP के द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया गया। 2021 को जारी किया IEP के द्वारा, 2021 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का 15वां संस्करण है, ठीक है। प्रतिवर्ष जारी किए जाने वाले सूचकांक का पहला संस्करण वर्ष 2007 में जारी किया गया था, यानी पहला संस्करण वर्ष 2007 में जारी किया गया था। यह इसका 15वां संस्करण है IEP यानी वैश्विक शांति सूचकांक, जिसे कहते हैं क्या, ग्लोबल पीस इंडेक्स, ठीक है, GPI। तो चलिए फ्रेंड इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, जल्दी से एक बार उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में विश्व के 163 देशों या फिर उनके क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिसकी जनसंख्या लगभग 99.7% को शामिल किया गया है, 163 देशों के, ठीक है। इस सूचकांक में विश्व में शांति के स्तर पर का मापन 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतकों के आधार पर किया गया है, ठीक है। इन संकेतकों को 3 विस्तृत विषयों यानी 3 डोमेन्स के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अब वो डोमेन क्या क्या है 3 विस्तृत, उनको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। एक तो है आपका समाज में बचाव व सुरक्षा का स्तर, ठीक है, समाज में बचाव व सुरक्षा का स्तर यानी द लेवल ऑफ सोसाइटी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। दूसरा है घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का प्रसार, द एक्सटेंट ऑफ द ऑनगोइंग डोमेस्टिक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। और तीसरा देख लेते हैं जल्दी से, इधर इस स्लाइड को नीचे लाते हैं, ठीक है। हाँ, ये सही है, आप दिख रहा होगा।
हाँ, तीसरा है आपका सैन्यीकरण का स्तर, यानी कि द डिग्री ऑफ मिलिटराइजेशन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक यानी GPI, ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 के अनुसार आइसलैंड विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश रहा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब ये जान लीजिए कि ये क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, आप इसको कहीं भी नोट कर लीजिए। वैश्विक शांति सूचकांक जो हम पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं आपको, हाँ, उसको आप नोट कर लीजिए कहीं। आइसलैंड जो है विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश रहा, हर साल पूछता है, जो वर्ष 2008 से इस सूचकांक में टॉप पर बना हुआ है। ठीक है, GPI ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 के अनुसार लगातार चौथी बार अफगानिस्तान और इसमें उधर वो टॉप पे बना हुआ है आइसलैंड, 8 साल से। ठीक है, और 8 साल से कहा, 2008 से सूचकांक में टॉप पे बना हुआ है। अब आप जोड़ लीजिएगा कितना हो गया। ठीक है, और ये देखिए आपका ये लगातार चौथी बार अफगानिस्तान जो है विश्व के सबसे आसान देश की श्रेणी में, लीस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसका दर्जा मिला हुआ है किसको? अफगानिस्तान को। लगातार चौथी बार भी अफगानिस्तान सबसे आसान देश रहा है। ठीक है, और उसके बाद वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत को 163 देशों की सूची में, भारत के कंटेस्ट में ये चीज़ें याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में पूछना है इसे। ठीक है, तो 163 देशों की सूची में, हाँ, भारत की पोजीशन कितना है? 135वां स्थान है। इसका स्कोर कितना है? 2.553 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इसको थोड़ा नीचे करते हैं और देखते हैं। और भूटान 22वीं रैंक पे है। अपना पड़ोसी देश भूटान जो है 22वीं रैंक पे है। दक्षिण एशिया का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश माना गया। ठीक है, इस सूचकांक के अनुसार यूरोप विश्व का सर्वाधिक, इस सूचकांक के अनुसार विश्व, यूरोप जो है कॉन्टिनेंट, यूरोप जो है महाद्वीप, वो विश्व का, वर्ल्ड का सबसे शांतिपूर्ण यानी सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र है। जबकि मिडिल ईस्ट, ठीक है, और उत्तरी अफ्रीका यानी मेना जिसे बोलते हैं, विश्व का सबसे अशांत क्षेत्र है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया शांति और अशांति की बातें। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। क्या है? IMD विश्व IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2021। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं जल्दी से एक बार इसको भी, इसमें क्या क्या है। ठीक है, वैसे तो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। हाँ, चलिए फ्रेंड इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल A1 स्टडी सर्किल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो मेरा बनाए बैक टू बैक आपके पास पहुँचता रहता है। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।